आदाब। मैं हूं आपका डिजिटल दोस्त शकील अहमद चौहान। मुलाकात ज़रूरी है। इस प्रोग्राम के तहत आज हम जिस शख्सियत से मुलाकात करने जा रहे हैं उनका नाम है सुहेल हुसैन। जब भी कोई ड्रामा या फिल्म हिट होती है तो हमेशा क्रेडिट जो है वो एक राइटर और डायरेक्टर को जाता है। डायरेक्टर के साथ उसका जो राइट हैंड है वो उसका एसोसिएट डायरेक्टर होता है। सुहेल साहब ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट में एक एसोसिएट डायरेक्टर के तौर पर काम किया और कुछ प्रोजेक्ट उन्होंने एज ए डायरेक्टर भी बनाए। आइए इनकी तफसील जानते हैं सुहेल हुसैन साहब से। अस्सलाम वालेकुम सुहेल भाई, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम शकील भाई, आप सुनाइए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सुहेल भाई, अमूमन हम स्टार्स को ही देखते हैं कैमरे के सामने, और जो एसोसिएट हैं जो जो एक डायरेक्टर का काम आसान करते हैं उनको लोग नहीं जानते। आपसे पहले मैंने खालिद साहब का इंटरव्यू किया, उनका वो कैमरा मैन है। कैमरा मैन भी हमेशा कैमरे के पीछे ही होते हैं और एसोसिएट का जो काम है वो भी सारा कैमरे के पीछे ही होता है। तो हमारे नाज़रीन को बताइए, ये एसोसिएट डायरेक्टर का काम होता क्या है? शकील भाई, एक तो जो आपने कहा कि स्क्रीन पे नज़र नहीं आते, तो ये एक टीम वर्क है। तो टीम वर्क में सबका काम जो है वो डिवाइड होता है, हर एक ने अपना अपना रोल प्ले करना होता है। जो स्टार्स होते हैं उन्होंने स्क्रीन पे नज़र आना है, और जो उसके पीछे बैक एंड पे जो टीम काम कर रही होती है वो डेफिनेटली वो अपना काम कर रही होती है। लेकिन इंडस्ट्री में तो डेफिनेटली सब लोग जान रहे होते हैं, एक दूसरे को पहचानते भी हैं कि इस फील्ड में, इस जो आप कह लें कि टीम में कौन कौन लोग हैं जो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में उनका हाथ है। उसमें स्पॉट बॉय से लेके सफाई वाले से लेके डायरेक्टर तक सब एक दूसरे को जानते हैं। तो हर एक का अपना अपना काम है जो वो करता है। इसी तरह एक जो प्रोजेक्ट है वो कामयाबी हासिल करता है। तो एसोसिएट डायरेक्टर जो होता है वो समझ लें कि लोग कहते हैं कि बैकबोन ऑफ द डायरेक्टर होता है। जी बिल्कुल। और किसी भी प्रोडक्शन को लेके चलना, डायरेक्टर को लेके चलना, प्रोडक्शन को लेके, क्योंकि ये बेसिकली एक ब्रिज है प्रोडक्शन के और डायरेक्टर के दरमियान में, जिसने प्रोडक्शन को भी हैंडल करना है, प्रोडक्शन को भी लेके चलना है साथ साथ, और डायरेक्टर को भी लेके चलना है। इसका काम जब स्क्रिप्ट लिखा जाता है, समझ लें कि जब फर्स्ट ड्राफ्ट आता है तो फ़ौरन बाद जो एक एसोसिएट है उसका काम शुरू हो जाता है। अच्छा, आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से मीडिया कम्युनिकेशन में मास्टर करने के बाद आप इस फील्ड में आए, जी। तो ये किस सन की बात है? हमारा बैच था 2002 से 2004। 2004। यानी कि हम पास आउट हुए हैं नवंबर, अक्टूबर नवंबर, आई थिंक, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 2004 में। उसके फ़ौरन बाद फिर इंटर्नशिप थी मेरी एक, उस टाइम बिज़नेस प्लस एक चैनल होता था, उसमें मैंने करंट अफेयर में इंटर्नशिप की थी 3 माह की। उसके बाद उन्होंने मुझे जॉब ऑफ़र की थी आगे कंटिन्यू करने की, लेकिन मेरा जो इंटरेस्ट था वो शोबिज़ इंडस्ट्री की तरफ था शुरू से ही। मेरा जब मैं समझ लें कि उस टाइम मैं शायद मैट्रिक में था या एफ़ए में था, तो मुझे टीवी ड्रामास देखने का शौक़ था। तो उसी टाइम मैंने सोचा था कि अगर मैं इस फील्ड में आया कभी तो मैं डायरेक्शन में आऊँगा। तो वो अल्लाह की कुदरत, अल्लाह ने मौका दिया। मैस कम्युनिकेशन में जब मैंने मास्टर किया तो उसी टाइम मैंने सोच लिया था कि मैंने चैनल में जॉब नहीं करनी, मैंने ड्रामा फील्ड में आना है। अच्छा, आपका एज ए एसोसिएट पहला प्रोजेक्ट कौन सा था? मैंने एज असिस्टेंट, क्योंकि एसोसिएट अच्छा, सेकंड हाँ, स्टेप है। सीनियर है, असिस्ट। तो मैं अपने नाजरीन को और व्यूअर को बता दूं एक चीज़, कि सबसे पहले जो होता है वो असिस्टेंट होता है। ठीक है। तो मैंने 2005 में एज असिस्टेंट जो था वो उस टाइम 2005 में अर्थक्वेक आया था, तो उसको एज अ असिस्टेंट मैंने ज्वाइन किया था। रेड मॉर्निंग के नाम से एक सीरियल था जो बाद में कंप्लीट नहीं हो सका, सही। उसका मैंने सारा पेपर वर्क किया था। तो उसके डायरेक्टर कौन थे? उस्मान जुल्फ़िकार। अच्छा, उस्मान जुल्फ़कार साहब के साथ आपने भी काम किया है? जी, और क्योंकि मुझे शुरू से शौक़ था, तो मेरा एम था कि अगर मुझे ज़िंदगी में कभी मौका मिला तो मैं इनको असिस्ट करूँगा। और जब मैंने इनको ज्वाइन किया था और मैं इस फील्ड में नहीं था, तो मुझे ये भी नहीं पता था कि ये 2 लोग हैं, दो लोग हैं। उस मोहम्मद उस्मान और जुल्फ़िकार अली। जी जी। तो मैं तो जब उस टाइम आईक्यू स्टूडियो होता था खुर्रम राना साहब का, वहाँ पे गया तो मैंने उनको कहा जी मुझे शौक़ है, तो उस्मान जुल्फ़िकार साहब के साथ। तो उन्होंने जब मेरी मुलाकात करवाई, उन्होंने कहा ये उस्मान साहब हैं, ये जुल्फ़िकार साहब हैं। तो फिर मुझे शौक़ हुआ कि अच्छा ये 2 लोग हैं। तो मैंने दोनों को असिस्ट किया हुआ है,
उस्मान साहब को भी और जुल्फ़िकार साहब को मतलब दोनों को एज ए जोड़ीदार भी किया है और अलग अलग भी जी किया है। अलग-अलग भी किया है। मैंने दोनों के साथ कंबाइन भी किया है और दोनों के साथ अलग-अलग भी किया है। जिंदा भाग के जो डायरेक्टर थे और उन्होंने बाद में वो भी बनाई थी फसी बारी खान की लिखी हुई 7 दिन मोहब्बत इन, मीनू फरजाद। मीनू फरजाद, बिल्कुल सही कह अच्छा, रहे हैं आप। वो मेरा ख्याल है दूसरी मिसाल है, इसके अलावा कोई है मिसाल? इसके अलावा इतना मैंने सुना नहीं है, अगर किसी ने किया भी है तो बहुत छोटे टाइम फ्रेम के लिए, ठीक। कोई एक आध प्रोजेक्ट। ये जो उस्मान जुल्फ़िकार हैं, ये जब असिस्टेंट इस फील्ड में आए थे तब से ये इकट्ठे हैं। ये दोनों नजरुल इस्लाम साहब के जी असिस्टेंट हुआ जी करते बिल्कुल, जिनको दादा के नाम जी से लोग बिल्कुल, जानते दादा हैं। के नाम से, और उनके क्रेडिट पे बड़ी बड़ी फिल्में बड़ी हैं। बड़ी फिल्में। म्यूजिक के हवाले से शंकर जयकिशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। शंकर जयकिशन दो लोग थे, एक जी। शंकर एक जयकिशन। बिल्कुल। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी, नदीम शरवन, आनंद मिलन। बाद में तो 3 लोगों ने भी किया, शंकर एहसान लॉय, वो तो 3 लोग थे और उन्होंने मिलके जो है ना मुख्तलिफ फिल्मों का म्यूजिक दिया। अच्छा, उस्मान जुल्फ़िकार के बाद आपने काशिफ निसार साहब के साथ भी काम किया। जी बिल्कुल। और उनका जो जीवन नगर में भी आप उनके एसोसिएट थे। जी बिल्कुल। अच्छा, जीवन नगर के अलावा आपने जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे लंबा चला है सोप, उसका नाम था तेरे पहलू में, तेरे पहलू में 1000 अकसात का। जी 1000 उसमें भी आप उस्मान जुल्फ़िकार के असिस्टेंट थे? जी बिल्कुल, मैं असिस्टेंट थे या एसोसिएट थे? उसमें ये मेरा पहला प्रोजेक्ट था, क्योंकि रेड मॉर्निंग जो था वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसी दौरान इसकी शूट चल रही थी। अच्छा। तो फिर मैंने इसको एज असिस्टेंट ज्वाइन कर लिया था। अच्छा अच्छा, तो ये कितना अरसा मतलब आपने एज ए असिस्टेंट काम किया? मैंने ये प्रोजेक्ट जो है वो एज असिस्टेंट कोई 2 से 2.5 साल, मेरे ख्याल में, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, वो किया था। उसके बाद फिर मैं एज एसोसिएट आ गया था। इसके बाद जो मेरा एसोसिएट जो पहला प्रोजेक्ट था वो लैला ज़ुबैरी की प्रोडक्शन थी इस्लामाबाद में। उसके बाद फिर पीटीवी का एक सीरियल था चुनरी, फिर उसके बाद बेशुमार आते गए अच्छा, चुनरी के एसोसिएट भी आप थे? ये चुनरी का एसोसिएट। तो ये इसके डायरेक्टर भी उस्मान जुल्फ़िकार थे? जी बिल्कुल। खालिद साहब ने मुझे बताया चुनरी के बाद उस्मान जुल्फ़िकार की जोड़ी टूट गई थी। नहीं, चुनरी के बाद नहीं टूटी। अच्छा। एग्जैक्ट जो जोड़ी टूटी है वो था लव लाइफ और लाहौर। लव लाइफ और लाहौर की जब 100 एपिसोड्स रिकॉर्ड हो गई थी, ठीक है, उसके बाद फिर जो कुछ वजूहात उस्मान थी, साहब को मैं लंदन चले गए थे कुछ हाँ अरसे के कुछ लिए। वो कुछ पर्सनल रीजंस थी, कुछ इस तरह के उस्मान साहब चले गए, फिर जुल्फ़िकार साहब को अलहदा करना पड़ा, फिर इस तरह की कुछ वजूहात थी। अच्छा, लव लाइफ लाहौर अपने दौर का सुपर डुपर हिट ड्रामा है और उसका करैक्टर परी पैकर, जी मतलब परिजात और परी पैकर दो अलग अलग किरदार हैं। ठीक है, तो परी पैकर उस दौर का बहुत हिट किरदार था। 2012 में मेरा ख्याल चला था ये। जी 2011-12 में चला था लव लाइफ और लाहौर। तो परी पैकर को आपने क्यों तब्दील कर दिया? ये एक मुश्किल सवाल है। अच्छा। कि हम करना नहीं चाहते थे, ना चाहते हुए करना पड़ा। अच्छा। क्योंकि बहुत सारे मसले मसाइल थे, कुछ चैनल्स के कैरेक्टर के साथ, कुछ एक्टर के साथ, वो जो समी खान कर रहे थे पहले जी से, पहले समी खान कर रहे थे, उनकी कुछ डेट्स के इशू थे, क्योंकि उस टाइम कराची में नया नया काम स्टार्ट हुआ था। था। इंडस्ट्री मतलब कराची जा रही थी। तो हाँ, हमारी इंडस्ट्री जो है वो लाहौर वाली वो कराची शिफ्ट हो रही थी। तो वो समी भाई जो थे वो भी कराची शिफ्ट हो गए थे। उस वजह से वहाँ पे उनको काम बहुत ज़्यादा था, और हमें चूँकि कंटिन्यूसली उनसे जो डन हुआ था वो 15 डेज़ ऑफ एवरी मंथ चाहिए होते थे। ठीक है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो 15 से करते करते 12 पे आ गए। 12 के बाद उन्होंने कहा जी मैं 10 दिन दे सकूँगा। तो हमारी जो हम अपना 4 दिन उसने चलना होता था, ऑन एयर होना होता था, तो एपिसोड्स कंप्लीट नहीं हो रहे थे। इस वजह से मसले मसाइल जो थे ना वो बढ़ रहे थे। उसी वजह से फिर हमने उसको चेंज करने का सोचा। समी खान की जगह मोहम्मद राना परी पैकर बन के सामने। अच्छा, जीवन नगर के बारे में कुछ बताइए। जीवन नगर मैं कहता हूँ कि मेरा जो जितने सीरियल्स हैं उनमें एक अच्छा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। काशिफ भाई के साथ मेरा पहला एक्सपीरियंस था। काशिफ साहब से बड़े हमारी इंडस्ट्री के नामवर डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। और उसमें जो सबसे अच्छी बात थी वो ये थी कि सुहेल साहब थे, और जो मेन लीड कर रहे थे वो सुहेल साहब थे। और सुहेल साहब वन ऑफ द बेस्ट एक्टर, तो मेरे वो वैसे ही बहुत फेवरेट थे, क्योंकि मैंने बहुत स्टार्ट में उनके साथ काम किया था। उसके बाद फिर मुझे काम करने का मौका नहीं मिला। स्टार्ट में आपने सुहेल साहब के साथ किस प्रोजेक्ट में? वो एक सिटकॉम था, पीटीवी से ऑन एयर हुआ था। मुझे उसका एग्जैक्ट नाम नहीं याद। वो 13 एपिसोड का था। ठीक है। वो मैंने किया था। उसके बाद फिर मुझे नहीं, क्योंकि उसके बाद फिर वो दुनिया टीवी में चले गए। सुहेल साहब ने भी काम करना बंद कर दिया।
तो फिर नहीं कर सके। अब ये वाला जो सीरियल था तो इसमें काम करने का मौका मिला, तो बहुत अच्छे इंसान थे वो, बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे, और काशिफ भाई के साथ काम करके बहुत कुछ सीखने को मिला। अच्छा, जब जीवन नगर ऑन एयर था तो आपसे भी सवाल किया जाता था कि बब्बर शाह वापस आएगा या मर चुका है, मतलब ये सवाल आपसे भी किया जाता जी था? बिल्कुल, बहुत सारे लोग पूछते थे अच्छा। कि अब ये तो मर गया है तो अब क्या होगा, अच्छा। कि ये तो आपने मेन जो करेक्टर है, जो आपका मेन लीड रोल कर रहा है, तो आपने उसी को मार दिया है, तो अब वो कैसे वापस आएगा, तो ये तो 2 नंबर है। तो फिर मैं कहता था कि देखिए अब इसको, क्योंकि मैं कभी भी नहीं बताता था किसी को कि आगे क्या होगा, तो ठीक अगर है। बता दिया तो फिर सस्पेंस खत्म हो गया ना। ठीक है। अच्छा सुहेल भाई, ये तो प्रोजेक्ट वो है जो आपने एज ए एसोसिएट या एक असिस्टेंट की हैसियत से किए। जी आपने एज ए डायरेक्टर भी काम किया है, जी। उनके बारे में बताइए, वो कौन से प्रोजेक्ट थे? हमारा एक लाहौर की प्रोडक्शन थी जिसमें मेरे जो उस्ताद हैं जुल्फ़िकार साहब, वो कर रहे थे तेरे प्यार में, उसका मैंने कुछ हिस्सा एज डायरेक्टर किया था। अच्छा, वो क्रेडिट में आपका नाम आया? नहीं, क्रेडिट में मेरा नाम नहीं था, अच्छा, नाम नहीं आया। ठीक क्योंकि है। वो मैं चाहता ही नहीं था कि ठीक क्रेडिट में मेरा ठीक नाम आए। ठीक हो गया। मेरे उस्ताद का आ रहा था तो समझ लें कि मेरा ही है। सही। उससे पहले कराची में मैं जब काम कर रहा था तो वहाँ पे एक सोप था जो पहले मोहसिन तलत साहब कर रहे थे, वो एज अ डायरेक्टर कर रहे थे, फिर कुछ वजूहात की बिना पर उन्होंने छोड़ दिया था, तो फिर वो मैंने एज अ डायरेक्टर कंटिन्यू किया था अनटिल 100 एपिसोड्स। उसमें मेरा नाम आया अच्छा, था, उसमें नाम आया उसमें मेरा था। नाम आया। अच्छा, आपने रोमी इंशा के साथ भी एक सीरियल किया था? जी, रोमी भाई के साथ मैंने स्टार्ट किया था मेरे हमराही के नाम से, बिग बैंग का जो पहला सीरियल था, उस टाइम अच्छा। बिग बैंग आया था। ठीक है। तो रूमी भाई फिर वो प्रोजेक्ट छोड़ गए थे, वो फिर कंटिन्यू किया था फुरकान खान ने। ठीक है। उसी दौरान वो सीरियल मेरे ख्याल में एंड हुआ था शायद, फिर रूमी भाई उनका इंतकाल हो इंतकाल गया। हो गया था। आपने फिल्म में भी एज ए एसोसिएट या असिस्टेंट के तौर पर काम जी, किया? मैंने सेकंड एडी किया था 2014 में, जमाल शाह साहब की फिल्म थी, ISPR की प्रोडक्शन थी, रिवेंज के नाम से, अच्छा। उसमें किया था। और एक हमारी फिल्म थी रहबरा, अमीन अच्छा। इकबाल साहब की, जी जी। उसका मैंने 15 दिन का स्पेल जो लास्ट वाला था वो मैंने करवाया था। रहबरा के जो को राइटर थे उनमें अमीन साहब के साथ मैं भी था। अब वो खैर बाद में पता चला आप भी। जी, मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब मैं रहबरा कर रहा था तब मुझे पता नहीं चला था कि आप उसके राइटर हैं। हमने 3 लोगों ने मिलके उसका पहला ड्राफ्ट लिखा जी था। जी। उनमें एक असद अली शाह साहब थे, अमीन साहब थे और मैं था। तो बाद में मैं पहला ड्राफ्ट देख के तो फिर मैं एक सीरियल में बिजी हो गया। ये 2 फिल्मों में आप एज ए एसोसिएट? जी, 2 फिल्मों में। 2 फिल्में। और टीवीसी आपने कितने किए हैं? टीवीसी अभी जो मैंने लास्ट सीरियल किया था जीवन नगर, उसके बाद फिर मैंने ड्रामा नहीं किया। उसके बाद से मैं एक अदारा है हमारा टीवीसीज़ का, अनोमली फिल्म्स के नाम से, अच्छा। वो मेरे बड़े अच्छे कुलीग हैं, फाद नबी उनका है, और रेयान दुरानी जो डायरेक्टर हैं वो हैं, उनके साथ मिलके अब जो है ना वो मैं टीवीसीज़ की प्रोडक्शंस देख रहा हूँ। क्योंकि हमारे नाज़रीन को टीवीसी के बारे में नहीं पता, तो ज़रा थोड़ा उनको आसान करके बता दीजिए कि टीवीसी क्या होता है। टीवीसी जो वीडियो जो टीवी पे कमर्शियल्स चलती हैं, जैज़ की, जोंग की, वारिद की, किसी भी ब्रांड की, उसकी जो शूट होती है, जिसको कमर्शियल कहते हैं उर्दू में, उसको टीवीसी कहते हैं। ठीक है, तो वो अंदाज़न आप कितने कर चुके हैं? वो तो जैज़ हमारा मेजर ब्रांड है, उसके काफ़ी सारे जितने लाहौर में होते हैं वो हम कर रहे होते हैं। फिर टेलीनॉर भी किया है, फिर जोंग का किया है, गुल अहमद किया है, इसी तरह एक हैवल गाड़ी है, उसका किया है। अभी नेक्स्ट मंथ में उसका हैवल का दोबारा शूट होने जा रहा है, वो भी इंशाल्लाह करेंगे। मुझे ये बताइए कि आगे आपका गोल क्या है, कि फिल्म डायरेक्ट करना चाहते हैं? सीरियल तो आप कर चुके। नहीं, मुझे नहीं, क्योंकि फ़िल्म जो है वो मेरा ये मानना है कि वो उस मेयार की बनती नहीं है हमारे यहाँ पाकिस्तान ठीक में है। ना। क्योंकि एक बजट होता है लिमिटेड सा, तो उसी में रह के आपने कंप्रोमाइज़ करके शूट करना होता है, तो उससे बेहतर है बंदा ना करे। क्योंकि फ़िल्में जब बनती नहीं हैं, जब बन सकती नहीं है, जब आप कहते हैं कि जी इसके लिए मुझे इतना बजट चाहिए, प्रोड्यूसर कहता है कि इतना बजट नहीं है, तो फिर आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। जब आप कंप्रोमाइज़ पे जाएंगे तो फिल्म नहीं बनेगी, वो ड्रामा बनेगा। तो ठीक उससे है। बेहतर है कि बंदा ना करे। मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मैं फ़िल्म बनाऊंगा या मैं फ़िल्म डायरेक्ट करूंगा, क्योंकि मुझे शौक़ नहीं है। मैं कहता हूँ कि या तो चीज़ बहुत अच्छी हो, या तो उसका बजट इतना हो
कि प्रोड्यूसर के हाँ भाई अब ये मेरा इतना बजट है, तुम्हारा जितना दिल करता लगा लो, फिर फिल्म बने। अच्छा, जब मैट्रिक करने के बाद आपने ख्वाब देखा या इस लाइन में आने का आपने जहन बनाया, तो तब जहन में क्या था कि आप एक फिल्म मेकर बनना चाहते हैं या ड्रामा की नहीं, तरफ ड्रामा। अच्छा। क्योंकि मेरा उसी टाइम ये था, एम था कि मैं अगर इस फील्ड में आया तो मैं ड्रामा डायरेक्टर बनूंगा। अच्छा, तो आपके पसंदीदा ड्रामे कौन से हैं? उस टाइम में तो बेशुमार होते थे, अच्छा। जितने भी टीवी पे मैं चलते जिनको थे। देख के कोई तहरीक मिली या शौक पैदा हुआ एक कि उस टाइम में एक राहें ड्रामा था, मंशा याद साहब का मंशा याद लिखा साहब का और लिखा हुआ, अल्लाह बख्शे शाहद तारक जोहर। तारक जमील साहब ने उनको हाँ डायरेक्ट जी, किया था। वो उन्होंने डायरेक्ट किया था, वो बड़ा अच्छा था, वो बड़ा पसंद था। अच्छा। फिर इसी तरह कराची का एक सीरियल था, वो मुझे अब नाम याद नहीं, इनका शफ़ी मोहम्मद साहब का, वो बड़ा अच्छा प्ले था। जंगल जंगल था शायद। जंगल नूर आपा का लिखा हाँ हुआ जी। था, नूरुल हुदा शाह और का नूरुल हुदा शाह का ही एक और था, अजायब खाना, हाँ इकबाल जी, अंसारी साहब ने वो बिल्कुल बिल्कुल, किया था, मतलब वो 97 में आया था। 97 में। तो मतलब ये वही दौर है, मतलब जब मतलब बहुत सारे लोग, मतलब वो पीटीवी ही हुआ करता था। बिल्कुल, उस टाइम पीटीवी था, और पीटीवी था और एनटीएम था। तो आजकल भी ड्रामा देखते हैं? आजकल बहुत कम टाइम मिलता है, इतना टाइम नहीं मिलता, क्योंकि हमारी जो फील्ड है उसमें जब से इस फील्ड में आया तो बहुत कम, अपना ड्रामा देखने का भी टाइम नहीं मिलता था। फिर शोबिज़ के साथ साथ मैं अपना एक बिज़नेस भी छोटा सा रन कर रहा हूँ। अच्छा, वो क्या, अ, किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं? वो ऑटो पार्ट्स से रिलेटेड है। अच्छा। उसकी मेरी कुछ एक मैन्युफैक्चरिंग है, फिर उसकी ट्रेडिंग वगैरह भी होती है, अच्छा। आउट ऑफ स्टेशन भी जाना पड़ता है उस सिलसिले में, तो इसलिए इतना टाइम नहीं मिलता। कभी मिले टाइम तो देख लेते हैं, अदरवाइज़। तो आखिरी ड्रामा आपने कौन सा देखा? आखिरी ड्रामा कौन सा देखा है? हाँ, मतलब जो पूरा देखा हो। पूरा तो कोई भी नहीं देखा, अच्छा, पूरा कोई भी नहीं देखा? पूरा कोई भी नहीं देखा, काफ़ी अरसा हो गया। अच्छा। तो हालांकि सोचा कई बार, ये अभी पिछले दिनों एक वो प्ले था, उसकी काफ़ी थी हिट, मैंने सुना था बिलाल का, इश्क मुर्शद। इश्क मुर्शद, वो ठीक बड़ी है। तारीफ़ें सुनी, मैंने सोचा भी कि देखूंगा, अच्छा। लेकिन टाइम ही नहीं मिलता। अच्छा, जो जीवन नगर भी देखा था कि नहीं देखा? जीवन नगर वो तो अपना था, वो देखा ना देखा एक ही बात है ना। अच्छा, वो देखा, वो पहले शूट से पहले ही आप हाँ, वो तो सारा शूट के कुछ दौरान ही आप शूट सारा के देख दौरान ही लेते हैं। देख लिया था। तो जो अब आगे, मतलब आप बिजनेस की तरफ फोकस रखना चाह रहे हैं या वापस ड्रामा डायरेक्शन की तरफ आएंगे? दोनों की तरफ ज़्यादा फोकस अपना बिजनेस है और अच्छा। टीवी सीज़ है, ड्रामे पे फोकस कम है। अगर कोई अच्छा कोई प्ले ऑफर हुआ, जैसे ये जीवन नगर था, इसी तरह का कोई अदारा हो अच्छा, तो वो सोचा जा सकता है। अदरवाइज़ क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म आपकी कमिटमेंट हो जाती है, 3 4 5 महीने की कमिटमेंट होती है सीरियल में, तो वो वाली कमिटमेंट जो है ना, वो मैं अब अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि बिज़नेस भी साथ साथ देखना है, तो फिर ये दोनों चीज़ें साथ नहीं चल सकती। अच्छा, एक एसोसिएट के मसाइल क्या हैं? अच्छा, क्योंकि मैंने भी एज ए असिस्टेंट और एसोसिएट के काम किया है सैयद नूर साहब के साथ, हसन अस्करी के साथ, लेकिन वो मैं समझता हूँ कि जो सारा गुस्सा है वो एसोसिएट पे ही निकलता है। जितना समझ लें कि बर्डन है ना, वो सारा वही उठा रहा होता है, और जितना नज़ला है ना, वो सबका प्रोडक्शन साइड का भी और डायरेक्शन साइड का भी, वो सारा उसी के ऊपर गिर रहा होता है। एक्टरों के भी सारे नखरे और एक्टरों एसोसिएट। के भी नखरे, हर बंदे के, यानी कि स्वीपर से लेके उसकी मिन्नतें, उसके तरले, अच्छा ये कर लो, ये कर लो, सुबह उसको लेके आ जाना, ये कर लेना, अगला सीन ये कर रहे हैं, ड्रेस मास्टर को कहना कि ये कपड़े चेंज करवा दे, वो सारा वही अकेला मैनेज कर रहा होता है। साहब जो अपना सेकंड एडी है उसको भी लेके चल रहा होता है। लेकिन कोई भी अगर मिसहैप होता है या कोई गलती होती है, कि ज़ाहिरी बात है सेट पे काम कर रहे हैं, गर्मियों में भी काम हो रहा है, सर्दियों में भी हो रहा है, तो गलती इंसान से हो जाती है, ह्यूमन एरर हो जाती है, तो वो सारा, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। वो समझता है कि नहीं जी, ये आपकी ड्यूटी थी, आपने क्यों नहीं की। एसोसिएट को सारे सुनाने वाले सारे हैं। सुनाने वाले। और जो सबसे बड़ा मसला है वो है मनी, पैसे अच्छे नहीं हैं। एक एसोसिएट को उतने पैसे नहीं मिलते जितना जितनी वो काम मेहनत, करे। जितनी स्ट्रगल वो करता है, उस हिसाब से उसको पे नहीं किया जाता। और अगर वो कहे कि जी मुझे इतने चाहिए या मैंने इतने लेने हैं, तो वो कहते हैं आप नहीं है तो कोई और से। ब्लैकमेलिंग है, करना है तो करो, नहीं करना तो ना करो। जिस तरह स्टार्स हैं या एक्टर्स हैं, वो कहते हैं जी नहीं मुझे तो इतने चाहिए, या बड़े डायरेक्टर्स हैं वो कहते हैं मैं तो इतने लूँगा, तो उनकी मजबूरी होती है उनको लेना। तो जो बहुत मेहनत कर रहा होता है, सबसे ज़्यादा काम भी कर रहा होता है, सबसे पहले उसने आना होता है सेट पे, आगे उसने देखना है सेट रेडी है नहीं रेडी, क्या कमी है क्या कमी नहीं है, और सबसे एंड में सबको घर भेज के
एक एक बंदे को फिर उसने जाके जाना, फिर अगले दिन के उसने ड्रेसेस सबको बताने हैं, प्रोडक्शन को उसकी ड्यूटीज़ बतानी है, ये प्रॉप्स हैं, ये सुबह मुझे चाहिए, इतने बजे चाहिए, ये एक्टर सबसे पहले चाहिए, सबको कॉल टाइम दे के हर एक की ड्यूटी लगा के फिर उसने घर जाना है। और जब पैसों की बारी आती है तो सबसे कम, मेरे ख्याल में सबसे कम पैसे भी उसको मिलते हैं, और वो भी जो आखिरी चेक है वो भी नहीं मिलता। अच्छा, जब आप प्रोड्यूसर बनेंगे तो आप ये ज्यादतियाँ तो नहीं करेंगे एसोसिएट के साथ? बिल्कुल भी नहीं, मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कभी ये सोचा भी नहीं, ना कभी एम था कि दो नंबरी करके या इस तरह किसी के साथ ज़्यादती करके, ना ज़मीर गवारा करता है, ना ऐसी तरबियत है, ना ऐसी ट्रेनिंग है माँ बाप की तरफ से, असातिज़ा की तरफ से, कि किसी के साथ ज़्यादती करके किसी का हक खा के तो जो है वो पैसा कमाया जाए या बैंक बैलेंस बनाया जाए। अच्छा सुहेल भाई, ये बताइए कि जो आपकी तरह पढ़े लिखे लोग हैं जो मास्टर करके आते हैं मीडिया कम्युनिकेशन में या कोई और डिग्री लेके इस शोबे में आते हैं और वो डायरेक्टर बनना चाहते हैं, उनको आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? मशवरा तो शकील भाई, किसी भी फील्ड में जो है वो सबसे पहले तो स्ट्रगल है, मेहनत है, आपकी आपकी लगन है। कि जब आप किसी भी फील्ड में आते हैं तो अगर आप कहें कि जी आपको पक्की पकाई मिल जाए, या आप डायरेक्ट छत पे चले जाएं, स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए, मेहनत करके जाना चाहिए। जो एकदम से ऊपर चले जाते हैं वो एकदम से नीचे भी आ जाते हैं फिर, क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया का दौर है और दुनिया जो है वो एडवांस हो गई है, तो वो समझते हैं कि जी हमने पढ़ लिया है तो उसके बाद बस अब मैं डायरेक्टर बन गया हूँ। तो वो फिर 4 दिन की चांदनी उसके होती है, उसके बाद फिर कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं जानता। इसमें लॉन्ग टर्म वही लोग चलते हैं, या लॉन्ग टर्म वही लोग कामयाब होते हैं जो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और स्ट्रगल करके, मेहनत करके। क्योंकि हमारी जो प्रोफेशनल फील्ड है, जो लाइफ है, उसमें और जो किताबी लाइफ है उसमें बहुत फ़र्क है। हमारी इंस्टीट्यूट्स में वो नहीं पढ़ाया जाता जो हमें इस फील्ड में आके आगे फेस करना पड़ता है। हर चीज़ डिफरेंट है। तो जब तक आप नीचे से ज़ीरो से स्टार्ट करके एक्सपीरियंस लेके ऊपर नहीं जाएंगे, तब तक आप कामयाब डायरेक्टर या कामयाब कोई भी कामयाब राइटर या कैमरामैन या एडिटर कुछ नहीं बन सकते। अगर आप कहेंगे जी मैंने पढ़ लिया, अब मैं एडिटर बन गया हूँ, या मैं अब डायरेक्टर बन गया हूँ, या मैं डीओपी बन गया हूँ, तो वो नहीं हो सकता। आप जब तक नीचे से ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे, मेहनत करके ऊपर नहीं जाएंगे, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। अच्छा, हॉलीवुड में या बॉलीवुड में एक इस तरह का तरीकाकार है कि एक प्रोडक्शन हाउस में एक कोई स्टूडेंट आते हैं, वो एक दो तीन प्रोजेक्ट एज असिस्टेंट करते हैं, उनको उसी प्रोडक्शन हाउस में एज ए डायरेक्टर चांस मिल जाता है। पाकिस्तान में भी कोई ऐसे प्रोडक्शन हाउस हैं? कराची में था पहले, काफ़ी थे जिसमें वो एज असिस्टेंट जाते थे, या फिर एज एसोसिएट, उसके बाद फिर एज उनको एज अ डायरेक्टर भी चांस देते थे। लेकिन ये रवाज हमारे यहाँ बहुत कम है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो सब अपने, वो क्या कहते हैं कि मौके से फ़ायदा उठाते हैं। वो कहते हैं कि अब ये लगा हुआ है, असिस्टेंट लगा हुआ है, कम पैसों में लगा, तो इसी को लगा रहने दो बस। वो जब तक खुद स्ट्रगल नहीं करेगा, वो आगे निकलने की कोशिश नहीं करेगा, वो तब तक उसको कोई आगे निकलने नहीं देगा। सब उसके ऊपर पाँव रख के उसको नीचे से नीचे नीचे दबाते चले जाएंगे, क्योंकि वो डायरेक्टर आ जाएगा तो फिर वो उनके लेवल पे आ जाएगा। एक हमारे दोस्त हैं, वो कहते हैं कि जो बहुत अच्छा एसोसिएट होता है वो कभी भी डायरेक्टर नहीं बन पाता। नहीं, ये शकील भाई पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। अब ठीक है। केस टू केस वेरी करता है। बाज़ जगह पे होता भी है कि बहुत कोई किसी एक फील्ड में परफेक्ट जो आदमी होता है वो उस फील्ड में आगे नहीं जा सकता। तो अब हर बंदा तो आर्मी चीफ नहीं बन सकता। कुछ मेजर पे रिटायर हो जाते हैं, कुछ कर्नल पे रिटायर हो जाते हैं, कुछ ब्रिगेडियर पे रिटायर हो जाते हैं। तो इसी तरह हर बंदा सर्जन भी नहीं होता, कुछ एमबीबीएस का एमबीबीएस ही रहता है। तो यही बात है कि अब वो बहुत अच्छा एमबीबीएस भी होता है लेकिन वो सर्जन नहीं होता। तो ये लक कह लें या अल्लाह की तरफ से एक वो उसकी रज़ा कह लें कि वो, या उस बंदे की अपनी मेहनत कह लें कि वो आगे जाना नहीं चाहता। बाज़ दफ़ा होता है कि वो उस फील्ड में अच्छा होता है लेकिन उसके बाद आगे जाके माइंड चेंज हो जाता है कि नहीं, मैंने इस फील्ड में नहीं जाना। क्योंकि बहुत सारे एसोसिएट्स हैं, मुझे आज भी याद है, मेरे कोलीग्स हैं बहुत सारे, कि जो बहुत अच्छे एसोसिएट थे हमारी फील्ड के, लेकिन उन्होंने एक स्टेज पे आके डायरेक्शन छोड़ के वो प्रोडक्शन साइड पे चले गए, प्रोजेक्ट हेड और प्रोड्यूसर और लाइन प्रोड्यूसर उसमें चले गए, और उन्होंने प्रोडक्शन साइड को चूज़ किया। तो ये आपकी अपनी चॉइस होती है। तो अब उसको ये नहीं कह सकते कि ये अच्छा डायरेक्टर नहीं बन सकता था। नहीं, ये नहीं कह रहे कि अच्छा डायरेक्टर नहीं बन सकता।
मतलब सवाल ये था कि वो अपना काम इतनी ईमानदारी से करता है कि वो कहते हैं यार ये जो कर रहा है ना इसे यहाँ ही रखो, क्योंकि इतना अच्छे तरीके से ये काम कर रहा है, तो जो दूसरा बंदा इसकी जगह लाएंगे हो सकता है वो इतने अच्छे तरीके से ये काम ना करे। इसमें आप ये कह सकते हैं कि तो कुछ बाज़ औक़ात आपकी जो खूबी है या जो आपकी काम के साथ लगन है या आपकी ईमानदारी है काम के साथ, वो भी आपको ऊपर नहीं आने देती। पहले ये होता था कि कुछ लोग सीधे होते थे, कुछ इंडस्ट्री इस तरह की थी कि लोग उनको उसी काम पे लगाए रखते थे। ठीक है। अब तो कि चूँकि थोड़ा सा डिजिटल दौर हो गया, तो अब लोगों को भी समझ आ गई है कि मैंने कितना अर्सा असिस्टेंट करना है, कितना अर्सा मैंने एसोसिएट करना है, उसके बाद फिर मैंने जो है वो आगे स्ट्रगल करनी है। तो अब ये वाला जो है ना, हो सकता है अभी ये हो लोगों के जहन में कि जो अच्छा एसोसिएट है उसको ऊपर नहीं चला जाएगा, तो ये फिर इसकी जगह कौन लेगा। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि अब ये वाली बात वो थोड़ी पीछे रह गई है। उस्मान ज़ुल्फ़िकार साहब की हम फिर बात करते हैं। अब दोनों में फ़र्क आपने क्या पाया? उनकी खूबियाँ क्या, काम के हवाले से दोनों की? दोनों समझ लें कि डिफरेंट उनका मूड था काम करने मिज़ाज का, दोनों के दोनों का अलग है। मिजाज डिफरेंट था। ठीक है। उस्मान साहब थोड़े से थे तो वो भी बहुत अच्छे धीमे मिजाज के, लेकिन बाज़ दफ़ा वो थोड़ा हाइपर जल्दी हो जाते थे। ठीक है। और ज़ुल्फ़िकार साहब बहुत कूल माइंड, बहुत आराम से, तहम्मुल से, प्यार से सबके साथ बात करना। और मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कभी उनको कभी गुस्से में देखा हो। कोई अगर बड़ी से बड़ी मिस्टेक भी हो गई है तो उनको जाके सिर्फ वो कहते थे कि मुझे बता दो, सच बता दो कि मिस्टेक हुई है, जानबूझ के हुई है या गलती से हुई है, जो भी हुआ है। तो उनको बात बताइए तो वो कहते हैं अच्छा बेटा कर लेते हैं। अच्छा, आपने जो आखिरी सीरियल है जीवन नगर, काशिफ निसार साहब के साथ काम किया। काशिफ निसार साहब का ड्रामा इंडस्ट्री में एक अलग ही मकाम है। उनके जो सीरियल्स हैं वो दूसरे डायरेक्टर से ज़रा मुख्तलिफ या हट के होते हैं। तो उनके काम का क्या स्टाइल है, क्या तरीक़ाकार है, या आप क्या समझते हैं कि उनके सीरियल दूसरे जो डायरेक्टर्स हैं उनके काम से मुख्तलिफ क्यों होते हैं? शकील भाई, हर डायरेक्टर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है और हर बंदे का अपना एक तरीका होता है डिलीवर करने का। कुछ डायरेक्टर्स हैं वो स्क्रिप्ट के ऊपर फोकस करते हैं, उसके बाद शूट पे जाते हैं। कुछ स्क्रिप्ट छोड़ के अपनी टेकिंग के ऊपर करते हैं। कुछ प्रोडक्शन के ऊपर एम्फसाइज़ करते हैं कि प्रोडक्शन अच्छी होगी, प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी होगी तो स्क्रीन अच्छी नज़र आएगी। तो काशिफ भाई का जो एक मुझे जो मैंने उनके साथ काम किया, जो मुझे लगा उनकी टेकिंग जो थी ना वो डिफरेंट थी थोड़ी सी। डिफरेंट वो मैं वही तो बाकी डायरेक्टर्स के हिसाब से जो एक रवायती शूट जिस तरह कर रहे होते हैं कि एक मास्टर लिया, उसके बाद क्लोज 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 लिया और सीन ख़त्म कर लिया, तो उनकी टेकिंग एक डिफरेंट थी। वो कहीं से भी सीन शुरू कर सकते थे, यानी कि उन्होंने जो जहन में सोचा होता था, पहले से प्लान नहीं होता था, वो बताते थे कि अच्छा अब इस तरह होगा, तो वो वन शॉट भी कर लेते थे और क्लोज में बहुत कम जाते थे। यानी कि मास्टर लिया, उसके बाद फिर हो सकता है 2 में चले जाए, 3 में चले जाएंगे। वो फ्रेमिंग इस तरह की करते थे, टेकिंग इस तरह की करते थे कि वो एक आपको लाइफ नज़र आती है उसमें स्क्रीन में। जो आजकल लोग वो यानी कि जो लोग देखना चाहते हैं, अब ट्रेंड चेंज हो रहे हैं ना, पहले कुछ और तरह के ट्रेंड थे, अब कुछ और तरह के ट्रेंड आ रहे हैं, तो वो उस ट्रेंड के हिसाब से चलते हैं। जीवन नगर के सेट का कोई यादगार वाक़या हो जो आप सुनाना चाहें? जीवन नगर के सेट पे बेशुमार वाक़यात होते थे, अब तो याददाश्त कमज़ोर हो गई है थोड़ी सी। अच्छा। तो कुछ ना कुछ रोज़ ही होता रहता था, क्योंकि सुहेल साहब होते थे अच्छा। तो वो सबको इंटरटेन करके रखते थे। ऑफ द कैमरा जो है ना, वो जब सीन नहीं हो रहा होता था तो वो सबको कुछ ना कुछ। सुहेल साहब को आपने कैसा पाया? सुहेल साहब माशाल्लाह मेरे फेवरेट एक्टर हैं अच्छा। और बहुत अच्छे इंसान हैं। एज अ ह्यूमन बीइंग भी बहुत अच्छे हैं और एज एक्टर तो वो हैं ही बहुत अच्छे। सुहेल भाई, सुहेल साहब के ज़िक्र के साथ ही मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। आप तशरीफ़ लाए, मेरा हौसला बढ़ाया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी शकील भाई, आपका ये मोहब्बत है कि आपने याद किया और आपके चैनल के तवस्सुत से मैंने अपने जो ख़यालात हैं वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। नाज़रीन, ये थे सुहेल हुसैन साहब, एसोसिएट डायरेक्टर। इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट में काम किया जिनमें जीवन नगर और तेरे पहलू में नुमायाँ हैं। मेरी लिखी हुई एक फ़िल्म थी रहबरा, उसके एसोसिएट भी सुहेल हुसैन साहब थे।
अगली किसी नशिस्त में किसी और मेहमान के साथ हाज़िर होते हैं। मैं हूं आपका डिजिटल दोस्त शकील अहमद चौहान।